प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे थे न्यूट्रॉन। तो कर चुके थे कि जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी और इसका इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था और इसका जो भार था वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान था। उसके बाद अगला है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं। इसमें है कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें 2n² का फार्मूला दिया, यानी कि मान लो n = 1 यानी कि पहला कक्ष है तो उसके लिए k हम नाम देते हैं उसका, तो 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से 2n² के फार्मूले में यदि हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी। इस प्रकार से देखो, हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक 18 तत्वों की यहाँ पर दिखा रखा है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्ष में के में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के कक्ष में आ जाएंगे। उसके बाद 2 से ज़्यादा कक्ष इलेक्ट्रॉन जो है वह के अफोर्ड नहीं कर सकता तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एल में जाएगा, चौथा भी एल में, पांचवा भी एल में, छठा भी एल में, यानी कि अगले 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, 2 के बाद अगले 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एल कक्ष में आएंगे। और उसके बाद जब 10 के बाद 11वां जो तत्व होगा जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 से ऊपर होंगे, तो उसमें तीसरा कक्ष भरना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जिस भी कक्ष के जितनी क्षमता निर्धारित की गई है, बताई गई है कि कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8, एम में भी 8 होंगे। यहाँ पर 18 दिखा रखी बेटा, वैसे ये अगली कक्षाओं के लिए 11 12 के लिए सही है, लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि एम में भी 8 होंगे और एन में 18 होंगे। तो अगर फार्मूले की बात आए तो आपने ये लिखना है कि 2 8 18 32, अदरवाइज भरने हैं तो 2 8 8 18। आगे देखिए, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाला कोश पूरी तरह भर नहीं जाता, ठीक है ना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। आगे है अगला पॉइंट, उसका नाम है संयोजकता। संयोजकता हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणुओं में के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, यानी कि 8 भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, यानी कि अभिक्रिया नहीं करते, वो जुड़ते नहीं किसी के साथ। वो दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता 0 होती है। इन तत्वों को अक्रिय तत्व कहा जाता है। कौन कौन से में, हीलियम, ठीक है ना, जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, भरा है तो पूरा के कक्ष भरा है, और अन्य में 8, जैसे कि ये आर्गन की बात कर रहा है। ये देखिए, आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जो है भर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि अष्टक पूरा है इसका, ठीक है ना। देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, ठीक है। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना, उनको ग्रहण करना या त्यागना। मान लो 8 से कम है तो ग्रहण करेंगे, 8 से 1 2 ज़्यादा है तो वो छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर 8 का आधा 4 है, ना तो 4 छोड़ सकता ना 4 ले सकता, तो 4 की साझेदारी कर लेगा और अपना कक्ष, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। इसकी चर्चा पिछले अध्याय में कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः 1 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और उनकी संयोजकता 1 होती है। अब त्याग करें तो +1 कही जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? बेटा, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, के में 2 चले गए, एल में 8 भर गए, 10 हो गए, बस ये कितने 2, तो एम में 2 आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के और अपना जो एल कक्ष है ये 8 अष्टक उसका पूरा हो जाएगा और +2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो के में 2 और एल में 8, 10 हो गए, बस ये कितने 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, +3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ये क्रमशः बताया भी इसने 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है।
उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मुश्किल काम है और 1 इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना आसान काम है। अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है बेटा। ऑक्सीजन की संयोजकता कैसे होगी? -2 होगी। उसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं बेटा, उसकी संयोजकता कितनी होगी? -2 होगी। तो इसमें ना टेबल में देखा है कि किसकी कितनी संयोजकता होगी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस कक्ष में, कितने होंगे और कितने संयोजकता किस तत्व की होगी। आगे देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे। अगला है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या बेटा देखिए, किसी तत्व परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं ना बेटा, वह उसकी परमाणु संख्या पता लगती है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, उतनी उसकी परमाणु संख्या होगी। इसे जेड द्वारा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कार्बन के लिए जेड कितना है? 6 है। इसका मतलब क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इसका परमाणु संख्या है। ठीक है बेटा। आगे है द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम पहुंचे कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना बेटा, वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं, इसलिए उन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन, न्यूक्लियस होता है बेटा, नाभिक होता है इंग्लिश में। ठीक है ना, तो उनको न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो परमाणु का जो सारा जो द्रव्यमान होता है कहाँ होता है? नाभिक में होता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए कार्बन में जो द्रव्यमान है 12 यूनिट है, इसीलिए इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है बेटा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 है, 13 प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहा इसने? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को इस प्रकार लिखते हैं। परमाणु संख्या नीचे और द्रव्यमान संख्या बेटा ऊपर। ठीक है ना, तत्वों का प्रतीक बीच में। आगे देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें। इसके 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। प्रोटियम H11 यानी कि 1 परमाणु द्रव्यमान 1 परमाणु संख्या, ड्यूटेरियम 1 परमाणु द्रव्यमान 2 परमाणु द्रव्यमान संख्या, ट्रिटियम 1 परमाणु द्रव्यमान 3 परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या। प्रत्येक की परमाणु संख्या 1-1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा? भिन्न भिन्न है। कैसे पता लगा हम इस बात का? देखिए इसका हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे किसकी अलग अलग द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों हो गई। देखिए बेटा, कार्बन जो हाइड्रोजन है उसमें 1-1 प्रोटॉन है तीनों में। ठीक है बेटा। लेकिन जो प्रोटियम है उसमें 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन तो है ही और साथ में 1 न्यूट्रॉन भी है, जबकि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2 परमाणु इसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। ट्रिटियम का परमाणु द्रव्यमान कितना बेटा? 3 है, यानी कि 1 तो है प्रोटॉन और 2 है न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं कार्बन का 6 परमाणु संख्या और 12 द्रव्यमान संख्या। एक जिसका दूसरा समस्थानिक है वो है कार्बन 6 परमाणु संख्या और 14 द्रव्यमान संख्या। क्लोरीन है इसका उदाहरण। एक क्लोरीन 17 तरह तो क्या है बेटा? परमाणु संख्या है। एक का 35 समस्थानिक का और दूसरे का 37 द्रव्यमान है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं।
प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, जिनका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट है, जो 3:1 के में पाए जाते हैं, यानी कि 3 भाग पाए जाते हैं 35 यूनिट वाले के, और 1 भाग पाया जाता है, यानी कि 75% तो पाया जाता है 35 यूनिट वाला, और 1% पाया जाता है, यानी कि 25% पाया जाता है बेटा 37 यूनिट वाला। तो अब ये उठता है कि हम क्लोरीन का द्रव्यमान मानने कौन सा है ना, तो दोनों का एवरेज देना पड़ेगा ना बेटा। तो कैसे निकालेंगे क्लोरीन का औसत द्रव्यमान, कैसे निकालेंगे बेटा, 35 जो यूनिट वाला है वो 75% पाया जाता है, तो 35 गुना 75% यानी कि 100/100 प्लस 37 × 25/100। तो दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 35.5 यूनिट आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 35 यूनिट पूरी है और 1 यूनिट आधी है, क्योंकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कोई भी मान लो चाहे बेटा, वो भिन्नों में नहीं होता, वो फ्रैक्शंस में नहीं होता, वो पॉइंटों में नहीं होता, वो एक कंप्लीट इकाई होती है। तो 35.5 का मतलब क्या है, ये औसत परमाणु द्रव्यमान है। क्या है बेटे, औसत परमाणु द्रव्यमान है। आगे देखिए, इस यहाँ पर लिखा भी है, इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है कि पॉइंट वाली संख्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे, और औसत द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 35.5 यूनिट होगा। आगे देखिए, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, यानी कि प्रयोग कहाँ करते हैं। समस्थानिकों के कुछ खास प्रयोग है बेटा। देखिए, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में करते हैं, एटॉमिक रिएक्टर में करते हैं ईंधन के रूप में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने ज़रूर याद करने हैं ये। ठीक है, आगे देखो, समभारिक क्या होते हैं। 2 तत्वों, कैल्शियम परमाणु संख्या जिसकी 20 है, और एक है आर्गन, परमाणु संख्या कितनी, 18 है। ठीक है बेटा, परमाणु संख्या अलग है, तत्व भी अलग अलग हैं। तो इनमें खास बात क्या है, परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, ठीक है ना बेटा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन भिन्न तो प्रोटॉन भी भिन्न होंगे, लेकिन दोनों तत्वों का द्रव्यमान कितना है, 40 है। यानी तत्वों के इस जोड़े को अणुओं में जिसमें कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है, अलग अलग परमाणु वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है बेटा, ये यूँ कहीं परमाणु संख्या अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहते हैं। देखो, सम समान भार भारिक, ठीक है, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने इतना याद करना है। आगे है चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। तो अगले लेसन में फिर मिलेंगे। आप लोगों ने इसका अभ्यास पूरा करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं। तो बेटा, इसी के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।